तकरीबन 1 बजे हो गए थे और चारों ओर रात का अंधेरा फैलता ही चला जा रहा था। राजपुरोहित हवेली में एक अद्भुत मनहूसियत छाई हुई थी। हॉल में पूरा राजपुरोहित परिवार सिर पकड़े बैठा था और घर की सबसे बुजुर्ग महिला काशी अम्मा हाथ में माला लिए भगवान का नाम जप रही थी। धीरे धीरे वे घर के दरवाजे पर जाकर वापस आते। आधे घंटे के बाद सारा परिवार उठ खड़ा हुआ जब कदमों की आहट हुई। राजपुरोहित सामने से 27 साल का आदर्श चला आ रहा था। राजपुरोहित इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और इस घर का सबसे बड़ा बेटा। जितनी उम्र थी उससे कहीं ज्यादा गंभीर चेहरा और चेहरे पर उभरे भाव थे। शरीर उम्र के हिसाब से काफी बड़ा, किसी बॉडी बिल्डर जैसा। देखने भर से ही समझ आ रहा था इस शरीर पर बहुत मेहनत की है। बेहद गोरे रंग के साथ हल्के घुघराले लंबे बाल, जिन्हें पीछे की तरफ थोड़ा सा खुला छोड़कर बांधा गया था। चेहरे की दाढ़ी मूछें जो उसे उम्र से बड़ा दिखाने में साथ दे रही थी, बिल्कुल बॉडी की तरह। तन पर शेरवानी थी पर समझना मुश्किल था वो खुद किसी दूसरे की शादी से लौटा है या खुद शादी कर घर आया है। आदर्श ने सब पूरे परिवार को इस वक्त इकट्ठा पाया तो उसके चेहरे के भावों में शांति आ गई। सोफे से उठकर अम्मा उसकी तरफ आती हुई बोली, इससे अच्छा होता तुम हमें अपने हाथों से जहर देकर मार डालते। कम से कम ऐसा दिन इस हवेली में रहते हुए तो देखना नहीं पड़ता इस बुढ़िया को। आदर्श ने पीछे खड़े सर्वेंट को देख इशारा किया, जो बहुत देर से 2 सूटकेस हाथ में लिए इंतजार कर रहा था। उसके इशारे पर सर्वेंट सूटकेस लिए अम्मा के सामने ही पहली मंजिल की तरफ चल पड़ा। ये देख अम्मा आदर्श का कंधा पकड़कर बोली, ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था तुम्हारी अम्मा ने तुमको। अपनी नहीं तो कम से कम हमारी ही शर्म कर लेते। आदर्श गहरी सांस भरकर अम्मा का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए, जो हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, पर इस क्षमा से कुछ बदलेगा नहीं। अम्मा हैरानी से, मतलब वो लड़की इस घर में? आदर्श दोनों हाथ पीछे की ओर बांधते हुए, अम्मा वो कोई लड़की नहीं, इस घर की बहू है और उसका एक नाम है मिराया राजवंशी राजपुरोहित। उम्मीद करता हूं ये परिवार भी उसे अपना लेगा। ये कहकर आदर्श ने पहली मंजिल की 4 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि पीछे से उसकी मां साधना बोली, ना उसका नाम जुबान पर बैठा है ना उसके गुण अवगुण समझ आए हैं, और चेहरा तो गहनों के बीच लदा है कि कभी याद ही नहीं हो सकता। ऐसे ही सड़क पर चलती फिरती किसी भी लड़की को हमारे सिर पर नहीं बिठा सकते तुम। आदर्श मुड़कर उन्हें देखते हुए, पहली बात ये कि वो कोई सड़क चलती लड़की नहीं, मेरी धर्मपत्नी है। दोबारा उसके बारे में कहने से पहले अच्छे शब्दों का चयन कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि वो मेरी बीवी होने के रिश्ते से इस हवेली में ही रहेगी और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए वो जिसकी हकदार है। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। सुबह की पूजा पर मिलते हैं इस घर बहू से। ये कहकर आदर्श सीढ़ियां चढ़कर तेजी से ऊपरी मंजिल में चला गया, जो उसका पर्सनल स्पेस था और वहां घर के लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। नीचे खड़ी अम्मा ने सिर पकड़ लिया और साधना आदर्श को गुस्से भरी नजरों से जाते देखने लगी। सबसे पीछे खड़ी किराज धीरे से बोली, अम्मा तो कल सुबह भाभी की पहली रसोई की तैयारी। साधना ने मुड़कर किराज को देखा तो किराज ने चुपचाप सिर झुका लिया। साधना सीढ़ियों को घूरती हुई बोली, 2 घंटे पहले इस घर में किसी पिशाच की तरह आधमकी है वो लड़की। खबरदार, जो इस हवेली में घूमने दिया तो उसे पता नहीं किस खानदान से आई है, किसका खून दौड़ता है उसमें। ये सुन सबने सिर झुकाया और साधना अम्मा को देखने लगी।
जो किसी सदमे में आकर एकटक फर्श को घूर रही थी। वही आदर्श पहले फ्लोर की छत पर खड़ा दरवाजे को डोट घूरने लगा। उसने चेहरे पर दोनों हाथों को फेरा और गहरी सांस छोड़कर आगे अंदर चला आया। अंदर आकर उसने हॉल के दरवाजा लॉक किया और वहां रखे सोफे से फोन उठाए मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर उसकी निगाह आलीशान बेड पर पड़ी जो दुल्हन की तरह सजा हुआ था, पर इस सुहागरात की सेज से दुल्हन गायब थी। आदर्श किसी डर से आगे बढ़ा तो उसे खिड़की के पास दुल्हन के जोड़े में बैठी मिराया दिखी, जो उसकी तरफ पीठ घुमाए कुर्सी पर बैठी इस अनथीन रात के खत्म होने का इंतजार करती हुई खाली आसमान को घूर रही थी। आदर्श ने आगे बढ़कर गला साफ किया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वही मिराया ने आदर्श के आने पर गर्दन जरूर पीछे की तरफ घुमाई पर उसे देखा नहीं। कुछ देर बाद आदर्श उस शेरवानी को बदलकर नॉर्मल कपड़ों में बाहर आया। उसके कदमों की आहट जब मिराया को अपनी तरफ बढ़ती महसूस हुई तो वो झट से कुर्सी से उठ साइड की डॉवर से जा चिपकी। आदर्श उससे कुछ कदम दूर खड़ा हाथ पीछे की ओर बांधे देखना लगा। 24 साल की मिराया राजवंशी सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी उसे घूर रही थी। तन पर दुल्हन के खूबसूरत गहने थे और खूबसूरत मेहरून लहंगा, जिसमें आज वो रोज के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। गेंहुए रंग पर हल्का सा मेकअप और तीखे नैन नक्श के साथ वो तीखे तेवर, जो उसके देखने भर से आदर्श को समझ आ रहे थे। आदर्श उससे कुछ कदमों की दूरी पर हाथों को पीछे की ओर बांधे खड़ा मिराया को देख रहा था, जिसने पिछले 1 घंटे में ना कपड़े बदले थे और ना ही आराम करने के लिए बिस्तर को छुआ। मिराया को डरा सहमा देख आदर्श ने उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाया ही था कि तभी मिराया चीखकर बोली, करीब आने का सोचना मत करना और मेरे साथ जबरदस्ती करने का ख्याल तो इस दिमाग में गलती से लाना भी नहीं। टुकड़े में काटकर रातों रात सुमंदर में बहा दूंगी, समझे। ये सुन आदर्श के कदम जहां थे वहीं रुक गए और वो शांत भाव से मिराया को देखने लगा, जो पीछे मौजूद साइड टेबल से चिपककर खड़ी उसे कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से लगातार घूरे जा रही थी। इस वक्त आदर्श के चेहरे पर दुनियाझा का धैर्य दिख रहा था, फिर चाहे अंदर गुस्से का सैलाब ही क्यों न उमड़ रहा हो। वो मिराया की ओर देख धीमी और बेहद शांत आवाज में बोला, प्लीज मूव। मिराया कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन से उसकी ओर देखने लगी और आदर्श इस बार हाथ के इशारे के साथ फिर बोला, आई सेड मूव। ये बोलकर आदर्श मिराया की तरफ बढ़ा और मिराया झट से उससे 10 कदम दूर जा खड़ी हुई। आदर्श ने डॉवर से चार्जर निकाला और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने फोन चार्जिंग पर लगाते हुए शर्ट उतारकर एक तरफ रखी और सोफे पर आ लेटा। इस नॉर्मल से सोफे में आदर्श अपनी बल्कि बॉडी को फिट करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था। फिर भी उसके पैर सोफे के एज से बाहर निकल गए और ये देख आदर्श ने गहरी सांस छोड़कर आंखें मूंदे ली। वो हल्की नींद में पहुंचा ही था कि तभी उसके कानों में मिराया के सिसकने की आवाज पड़ी। ये सुन आदर्श ने अपना सिर पीट लिया और कुशन को कानों पर रखकर इस आवाज से बचने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद आदर्श जैसे तैसे सो चुका था और उसके हाथ पैर सोफे से बाहर की तरफ टंगे दिखाई दिए। इसके साथ ही उसके कानों में मोटी मोटी रुई ठूसी हुई थी, जिसकी वजह से मिराया की सिसकियों उसके कान बचे थे। वही अंदर बैठी मिराया बहते आंसुओं के साथ एक गहना उतारकर सामने मौजूद टेबल पर रखती जा रही थी। पिछले 10 दिनों में उसकी जिंदगी इतने रास्ते बदल चुकी है कि जिंदगी को जिंदगी ना कहकर रोलर कोस्टर कहना बेहतर होगा। जिस इंसान के बारे में कभी सोचा तक नहीं था, आज वो उसका पति बन बैठा है।
कितने सपने देखे थे उसने अपनी शादी के। ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा लहंगा डिजाइन करूंगी, ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी। पर हुआ क्या? इतनी झटपट तो किसी की गर्लफ्रेंड तक नहीं बनती जितनी जल्दी वो किसी की बीवी बनी है। मिराया ने गहने उतारकर टेबल पर रखे और कुर्सी से सिर टिकाए आसमान को देखने लगी। ये काली रात उसे बहुत कुछ याद दिला रही थी। बहुत सारा अफसोस, दुख, दर्द सब एक साथ सिमटकर आज की इस रात में ही समाया हो, जैसे ये किसी महंगे से होटल का आलीशान फ्लोर था। उतने ही आलीशान कमरे और कमरों में ठहरने वाले कपल थे। तेज बारिश की तीर सी चुभती बूंदों के बीच फैंसी सा वन पीस पहने मिराया बालकनी के शीशे से उस कमरे के अंदर झांक रही थी। अंदर एक कपल एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत सा वक्त बिताते हुए खोया हुआ था। इस बात से अनजान होकर कि बालकनी के बंद डोर के शीशे से उस पार से मिराया उन पर नजर रख रही है। मिराया की आंखों से आंसू बहकर इस बारिश के पानी में घुल रहे थे। मन कहता कि उसे गलतफहमी हुई है, पर उसका दिमाग आंखों के नजरिए से देखकर सोचने समझने की शक्ति देता। फैसला अब मिराया को करना था। उसे क्या चुनना है और क्या छोड़कर आगे बढ़ना है। इस रात से ठीक 10 दिन पहले रात के 9 बजे थे और आर्धश पहली मंजिल पर बने स्पेस में हाथ पीछे की ओर बांधे टहल रहा था। तन पर ट्रैक पेंट थी और वो शर्टलेस होकर टेरेस पर घूमते हुए किसी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर शांति थी हमेशा की तरह और दिल दिमाग में खलबली। जहां हमेशा ही अशांति छाई रहती थी, बिल्कुल आज की तरह। इसी बीच 9:30 बजे का अलार्म रिंग हुआ और आर्धश अलार्म ऑफ कर अपने कमरे में चला आया। ये वक्त उसके सोने का था, जबकि पूरा राजपुरोहित परिवार नीचे बैठा खाना खा रहा था। आर्धश हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया और साइड टेबल पर फोन रख बेड पर आ लेटा। आंखें मूंदने से पहले उसने सीने पर हाथ रख भगवान को याद किया और गहरी सांस छोड़ी। देखते ही देखते अगले 10 मिनटों में आर्धश गहरी नींद में जा चुका था और ये वही पोजीशन थी जिसमें वो बिस्तर पर आकर लेटा था। ना हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे और ना ही सिर के नीचे कोई पिलो थी। वो दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर गहरी नींद में पहुंचा ही था कि तभी उसके कानों में फोन के रिंग होने की आवाज आई। आर्धश ने कसमसाकर आंखें खोली और फोन उठाकर देखा। तब तक वो कॉल मिस्ड कॉल में बदल चुकी थी। आर्धश वापस फोन रखने ही वाला था कि दोबारा फोन बजने पर उसका ध्यान स्क्रीन पर उभरते नाम पर गया। स्क्रीन पर ओमकार राजवंशी देख आर्धश झट से उठ बैठा और उसने बिजली की रफ्तार से फोन कान पर लगाया। हमेशा की तरह इस बार भी उसने खूब सारे धैर्य और ध्यान से मिस्टर राजवंशी की बात सुनी। फोन के दूसरी तरफ मौजूद मिस्टर राजवंशी हैरान परेशान होकर बोले, मुझे समझ नहीं आता ये लड़की चाहती क्या है और इस तरह की हरकतें करके मुझे क्यों हार्ट अटैक देने पर तुली है। आर्धश बिस्तर से उठकर चेंजिंग रूम में आते हुए, प्लीज रिलैक्स हो जाइए सर, मैं हैंडल करता हूं, बस आप नाम और एड्रेस भेज दीजिए। मिस्टर राजवंशी, पक्का तुम उस सुनामी को संभाल लोगे ना आर्धश? आर्धश क्लोजेट से कपड़े निकालकर पहनते हुए, डोंट पैनिक सर, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। मैं निकल रहा हूं, मिराया को जल्द आपके पास पहुंचता हूं। ये सुन मिस्टर राजवंशी ने चैन की सांस ली और आर्धश फोन काटकर तेजी से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। सबने उसे जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते नहीं बल्कि 2-4 सीढ़ियां जंप करते देखा। उसे इतनी हड़बड़ी में देख साधना डाइनिंग टेबल से उठती हुई, इतनी रात को कहां जा रहे हो? ये कोई वक्त है और वो भी इतनी तेजी?
साधना की बात पूरी होने से पहले ही आर्धश नजरों से गायब था और गाड़ी की तेज आवाज के साथ सबने उसे घर से निकलकर जाते देखा। आर्धश के पिता भंवर अपनी पत्नी को बैठने का इशारा करते हुए बोले, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है आप भी? जवान लड़के कई कई दिनों तक घर नहीं आते और आपका बेटा है जिसके सोने खाने उठने बैठने का तरीका इस कलयुग का तो है नहीं। अम्मा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा तुमने। दुनिया जहां के पोते पोती एक तरफ और मेरा आर्धश एक तरफ, ना लड़कीबाजी में और ना किसी तरह के फालतू नशेबाजी में है। बेचारा चुपचाप आता और सुबह चुपचाप चला जाता है। साधना रोटी का टुकड़ा मुंह में रखती हुई, उम्र के हिसाब से व्यवहार करें तो सही है माँ। जितनी उसकी उम्र है वो उससे कहीं ज्यादा बड़े उम्र की लोगों की तरह व्यवहार करता है। ना किसी तरह का सवाल और ना किसी तरह का जवाब। ऐसा लगता है ये यहाँ होकर भी नहीं है। किराज खाना खाते हुए बोली, भाइया ऐसे ही है माँ, आप चिंता मत करो, देखना थोड़ी देर में घूम फिर कर आ जाएंगे। ज्यादातर अकेले रहते हैं ना, इसलिए मन नहीं लगता उनका भी। अम्मा चटनी का स्वाद लेते हुए, तभी तो कहती हूँ हमारे पंडित जी के लिए उनके जैसी पंडिताइन ढूंढना शुरू कर दो। घर में पायल की छनक गूंजेगी ना तो सारा अकेलेपन दूर हो जाएगा। ये सुन सबने शर्म से नजर झुका ली और अम्मा किराज एक दूसरे को देख दबे मुंह हंस दिए। वही आर्धश के हाथ कभी स्टेयरिंग पर तेजी से घूमते तो कभी वो तेजी से हॉर्न बजाकर स्पीड बढ़ा देता। इस वक्त उसके चेहरे पर ना तो शांति थी ना किसी तरह का पेशेंस, जो उसकी पहचान थी और जिस वजह से वो जाना जाता था। लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी शहर के सबसे फेमस क्लब की पार्किंग में आ रुकी और आर्धश जैकेट हाथ में लिए सीधा लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। इसी तरह जल्दबाजी के बीच उसने फोन कान पर लगाकर किसी से बात की और लिफ्ट सीधा उसी शोर शराबे वाले क्लब फ्लोर पर आ रुकी। लिफ्ट से निकलते ही क्लब का मैनेजर उसे पहचान रास्ता दिखाते हुए बोला, मिस्टर राजपुरोहित, आपने बता दिया होता कि आपकी फैमिली मेंबर यहाँ है, मैं खुद गाड़ी में उन्हें छोड़ने। आर्धश ने मैनेजर सीने पर हाथ रख साइड धकेलते हुए पैनी निगाहें चारों तरफ घुमाई और पलटकर मैनेजर की ओर देख दांत पीसकर बोला, मिस राजवंशी, कहाँ है वो? अगर उन्हें किसी ने छुआ भी न तो ये क्लब कल से बंद रहेगा, समझा? मैनेजर डरकर, सर आप मेरे साथ तो आइए। मिस राजवंशी बिल्कुल सेफ है और क्लब के सारे बाउंसर उनके पास ही है। ये सुन गुस्से में आर्धश ने मैनेजर को आगे की तरफ धकेला और खुद भी अपनी हमउम्र नचाते गाते लोगों के बीच से होकर प्राइवेट स्पेस में पहुंचा, जहां 2 बाउंसर थोड़ी ऊंचाई पर एक बुक टेबल को कवर करके खड़े थे। आर्धश सभी बाउंसर को एक तरफ कर ऊपर आया तो उसकी नजर काउच पर गई। काउच का नजारा देख पहले तो उसके माथे की नसें फटने को हो गई और उसने दोनों हाथों को चेहरे पर फेर गहरी सांस छोड़ी। वो गुस्से को काबू कर आगे बढ़ा और उसने जैकेट उतारकर शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक चढ़ाया। उसने काउच के कोने पर सिर रखे सोई मिराया को देखा, जो अपने होश में बिल्कुल नहीं थी और ना ही उसे ये पता था वो है कहाँ, किसके साथ है। हमेशा की तरह आज भी मिराया ने पूरे कपड़े हैं और ये वन पीस। हाँ, मिस्टर राजवंशी दूसरे कपड़ों में घर से कहाँ निकलने देते। आर्धश ने उसके कपड़ों को देखा और चैन की सांस ली। आर्धश के मन का डर जो सोचकर शुरू हुआ था, मिराया के साथ इस हालत में कुछ गलत ना हो जाए, उस डर को किसी तरह आर्धश ने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। आर्धश ने आगे बढ़कर मिराया के चेहरे पर आते बालों को एक तरफ किया। वो उसके गोल मटोल गालों पर हल्के से थपकी देते हुए बोला, मिस राजवंशी, कैन यू हियर मी? गेट अप प्लीज।
3-4 बार बोलने के बाद भी जब मिराया की पलकें तक नहीं झपकी तो आर्धश का दिमाग एक पल में घूम गया। उसने टेबल पर मौजूद सारी अल्कोहल पर नजर डालकर मिराया का चेहरा एक हाथ से पकड़ा। उसने हल्के हाथ से मिराया के गाल दबाए और थोड़ी दूरी से उसका मुंह सूंघने लगा। अल्कोहल की स्मेल बेहद हल्की थी और इतनी कम शराब ऐसा नशा कैसे? ये सोचकर आर्धश ने मिराया के दोनों हाथों को सूंघा तो उसे ड्रग्स का डाउट हुआ। ये ख्याल आते ही आर्धश ने हल्के गुस्से में मिराया के कंधों पर जैकेट डाली और उसे बाहों में उठा लिया। साथ खड़े मैनेजर ने उसके इशारे पर मिराया के हील्स के साथ पर्स उठाया और नीचे की तरफ से क्राउड हटवाने लगा ताकि मिस्टर राजपुरोहित इसी मुसीबत बनने वाली लड़की को जल्द से जल्द यहां से लेकर जा सकें। बाउंसर की टीम ने मिलकर म्यूजिक को रुकवा दिया और डांसिंग फ्लोर पर मौजूद क्राउड को 2 हिस्सों में बांट दिया। आर्धश मिराया को बाहों में उठाए आराम से जा ही रहा था कि उसका रास्ता रोकने के लिए मिराया का बॉयफ्रेंड मयूर बियर की बोतल हाथ में नचाते हुए सामने आ खड़ा हुआ। वो बोतल से घूंट भरकर आर्धश को देखते हुए बोला, हे कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चुपचाप इज्जत से। आर्धश खून का घूंट पीकर शांति से बोला, मिस्टर राजवंशी का ऑर्डर है मिराया को सही सलामत घर पहुंचाने का। इज्जत के साथ साथ हड्डियां प्यारी है तो रास्ता छोड़ो। मयूर बिदककर उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए, क्यों बे? सर्वेंट है तू उसका? मिस्टर राजवंशी से कहो मिराया अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेफ है और मैं हूं उसे घर छोड़ने वाला। ये सुन आर्धश ने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और मिराया को लेकर पास वाले काउच पर लिटा दिया। उसने मिराया को लिटाकर जैकेट से ढका और अपनी घड़ी उतारकर जीन्स की पॉकेट में डालकर मुड़ते हुए बोला, सीधी बात तेरी समझ से बाहर है ना? मयूर कुछ कहता इससे पहले ही आर्धश ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ा और दूसरे हाथ से उसके गाल बुरी तरह से खींचते हुए बोला, आज के बाद मिराया के आसपास भी दिखाना तो तेरी इस हॉफ इटालियन शक्ल का क्या होगा? ये तेरा प्लास्टिक सर्जन भी नहीं बता पाएगा, समझा? ये सुनकर मयूर ने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आर्धश के सीने पर जोर का मुक्का जमा दिया, पर आर्धश के भाव बदलने की जगह वो खुद अपना हाथ हवा में झटकता फिरने लगा, जैसे उसने आर्धश पर नहीं बल्कि किसी चट्टान पर मुक्का दे मारा हो। मयूर की हरकतें देख आर्धश ने उसे अगले ही पल फ्लोर के बीचों बीच जा फेंका और उसे उंगली के इशारे से बोला, भूल ना जाए इसलिए दोबारा सुन ले, ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिराया ओमकार राजवंशी है। इसके बाप को पता चला ना तेरी हरकत के बारे में तो तेरे टुकड़े होने से तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। ये बोलकर आर्धश ने हाथ झटका और वापस मिराया को उठाए लिफ्ट में चला आया। साथ आए मैनेजर ने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के नीचे की ओर बढ़ते ही बोला, मिस्टर राजपुरोहित, आप चिंता न करें, आपकी फैमिली मतलब मेरी फैमिली, मैं आगे से आपको पूरी खबर दूंगा और मैडम किसके साथ आई गई है ये भी। आर्धश ने उसे अनसुना कर दिया और लिफ्ट सीधा पार्किंग एरिया में आ रुकी। आर्धश के गाड़ी अनलॉक करने पर मैनेजर मिराया का सामान पीछे की सीट पर रखकर चला गया। आर्धश ने आगे की सीट पर मिराया को बिठाया और उसके बिखरे बालों को कानों के पीछे करते हुए एकटक देखने लगा। होंठ गुलाबी रंगत में रंगे और हमेशा उसे दिखते तीखे तेवर आज इस मासूम सी मिराया के चेहरा से जैसे गायब थे। आर्धश चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने किसी तरह मिराया को ढंग से बिठाया ताकि वो ड्राइविंग के वक्त इधर उधर लुढ़के। उसने झुककर मिराया की गर्दन सीधी की ओर सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके करीब गया। उसने जैसे ही करीब जाकर बेल्ट खींची तभी उसकी गर्दन को पीछे से मिराया की ठंडी उंगलियों ने छुआ।
आर्धश ने हैरान होकर मिराया को एकटक देखते हुए उसके गले में दोनों हाथ फंसाए देखा। मिराया ने आगे बढ़कर आर्धश की गर्दन पर उंगलियां रखी और अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा खींच लिया।